तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में थियरी ऑफ सिंपल बेंडिंग के बारे में पढ़ा था, हमने फार्मूला मिला था F/y इक्वल्स टू में E/r, और इसके बाद हमने इसमें जब बेंडिंग मोमेंट निकाला तो वो आया था M/I। इसको बोलते हैं बेंडिंग इक्वेशन, या इसको बोलते हैं फ्लेक्सचर फार्मूला। अब इसके बाद इसमें और कई सारे पॉइंट्स बचते हैं, उनको देख लेंगे। जैसे कि आपका है एक सेक्शन मॉडुलस, एक है मॉडुलस ऑफ रप्चर, एक है फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, और एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है स्ट्रेंथ ऑफ बेंट सेक्शंस इन बेंडिंग। ठीक है, तो एक एक करके देख लेते हैं। सेक्शन मॉडुलस क्या होता है बेसिकली। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं आई अपॉन में जो यहाँ पर वाई है, आई अपॉन वाई, इसका जो रेशियो होता है इसको बोलते हैं सेक्शन मॉडुलस। ये जब आप डिज़ाइन करते हैं, बीम डिज़ाइन करते हैं, या और भी जिस पर कि लोड लग रहा है उसको डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पर सेक्शन मॉडुलस का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, और जिस लेयर की आप बात कर रहे हैं, जिस पर आपको फोर्स निकालना है, बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है, कैलकुलेट करना होता है, वो वाली जो लेंथ होती है उसको बोलते हैं। जैसे ये आप इसका क्रॉस सेक्शन होता है, क्रॉस सेक्शन यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस है, और यहाँ पर मान लीजिए कुछ इस स्ट्रिप के लिए आप यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या स्ट्रेस आएगा। तो यहाँ पर जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा, और यहाँ पर जो इसकी लेंथ रहेगी, यहाँ से मान लीजिए कुछ वाई है, तो इसको बोलेंगे सेक्शन मॉडुलस। तो यहाँ पर देखिए ऊपर के पोर्शन में क्या लग रहा होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस, और नीचे पोर्शंस में लग रहा होता है टेंसाइल स्ट्रेस। तो न्यूट्रल लेयर से मान लेते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस यहाँ पर मैक्सिमम लगेगा सबसे एक्सट्रीम पॉइंट पर, तो ये हो जाएगा YC, और यहाँ पर मान लेते हैं YT। तो अगर हम सेक्शन मॉडुलस की बात करें मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस की कंडीशन में, तो ये हो जाएगा I अपॉन में YC, और यहाँ पर बात करें तो ये हो जाएगा I अपॉन में YT। ठीक है, तो ये हो जाता है सेक्शन मॉडुलस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और डिस्टेंस का जो रहता है रेशियो। फिर इसके बाद मॉडुलस ऑफ रप्चर की अगर हम बात करें, तो जैसे बीम है, आप कोई लोड यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो ये क्या करता है, यहाँ पर बेंड होता है, और एक ऐसा बेंडिंग कंडीशन आ जाता है जबकि आपकी जो बीम होती है वो रप्चर कर जाती है, वो टूट जाती है। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आपका बेंडिंग स्ट्रेस होता है F होता है, यहाँ पर F है, तो इसकी जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रप्चर। मतलब बीम के रप्चर की कंडीशन में, बीम इन रप्चर कंडीशन करस्पॉन्डिंग, जो उसके करस्पॉन्डिंग आपकी जो इस कंडीशन में जो स्ट्रेस की वैल्यू आएगी, बेंडिंग स्ट्रेस की, वही जो होगी इसको बोलेंगे मॉडुलस ऑफ रप्चर। ठीक है, तो ये हो गया आपका मॉडुलस ऑफ रप्चर। फिर इसके बाद है फ्लेक्सुरल रिजिडिटी आपकी होती है जो यंग मॉडुलस होता है, और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इसका जो मल्टीपल होता है इसको बोलते हैं फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। तो यहाँ पर देखा आपने सेक्शन मॉडुलस रेशियो है, और फ्लेक्सुरल रिजिडिटी एक तरह का जो है मल्टीपल है, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी यंग मॉडुलस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। फिर इसके बाद हमें देखना था स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट सेक्शंस अंडर बेंडिंग कंडीशन। मतलब बेंडिंग कंडीशन में जो डिफरेंट सेक्शंस होते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं। तो देखिए कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनको कि आप बनाते हैं, इनका क्रॉस सेक्शन बनाते हैं, तो उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो सेंटर पर आता है, तो उनका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो सिमेट्रिकल होता है। जैसे कि कुछ इस तरह का हो गया आपका एक रेक्टेंगल के सेक्शन का, रेक्टेंगुलर सेक्शन आप इसको बोल सकते हैं, स्क्वायर सेक्शन बोल लीजिए आप, यहाँ पर ये हो गया। फिर अब इसके बाद मान लीजिए कुछ आई सेक्शन है, इस तरह का है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका सेंटर पर ही है, या सर्कल के शेप का मिल रहा है, एक डिस्क के शेप का जहाँ पर क्रॉस सेक्शन मिल रहा है, या फिर कुछ इस तरह से है, सी सेक्शन है, इस तरह से आप देखिए सी सेक्शन है। बट कुछ ऐसे भी मटेरियल्स होते हैं जिनमें कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो सेंटर पॉइंट पर नहीं आता है। तो यहाँ पर देखिए अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका सेंटर पॉइंट पर है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि एक सिमेट्रिकल आपको शेप मिलेगा, और यहाँ पर क्या होगा, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा वो दोनों सेम होगा। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ जहाँ पर आपको मैक्सिमम मिल रहा है उसी सेम डिस्टेंस पर आप अगर दूसरे साइड में जाएंगे तो वहाँ पर आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिलेगा। जैसे ऊपर यहाँ पर कंप्रेसिव था और नीचे टेंसाइल था, जो हमने एग्जांपल लिया था, जिस पे हमने थियरी ऑफ सिंपल बेंडिंग के लिए फार्मूला निकाला। बट ऐसे भी कुछ मटेरियल्स हैं जिनमें कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होता है और टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे अगर हम कास्ट आयरन और कंक्रीट की बात करें,
तो इसमें जो आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है इसकी, ये ज़्यादा होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो इसलिए इनका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो अनसिमेट्रिकल बनाया जाता है, मतलब कुछ ट्रेपेजॉइडल शेप का बनाया जाता है, या फिर टी शेप का हो गया, टी शेप का बना दिया जाता है, या फिर हो गया आपका यू सेक्शन, टी सेक्शन हो गया, ट्रेपेजॉइडल सेक्शन हो गया, यू सेक्शन हो गया, इन सभी सेक्शंस का बनाया जाता है। तो ऐसा करने पर जो वाई की वैल्यू रखी जाती है, जैसे यहाँ पर इसका क्रॉस सेक्शन आ रहा है, तो यहाँ पर ये वाई सी है, यहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है, यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है। तो यहाँ पर आपको पता है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है, और यहाँ पर भी आपको फार्मूला पता है F/Y। तो इसके करिस्पॉन्डिंग यहाँ पर इसकी वैल्यू रखी जाती है, जिसके थ्रू ये कुछ जो आपका प्रोपोर्शनल में रहे। तो यहाँ पर कास्ट आयरन कंक्रीट होती है, इनकी जो स्ट्रेंथ होती है आपने देखा कि डिफरेंट होती है, इसकी वजह से यहाँ पर इसका जो शेप बनाया जाता है, इसका जो सेक्शन होता है वो अनसिमेट्रिकल सेक्शन होता है। बट जहाँ पर कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनका कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिनके लिए जो कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो सेम होता है, तो उनका जो सेक्शन बनता है वो एक तरह से सिमेट्रिकल सेक्शन होता है। तो सिमेट्रिकल सेक्शन उनके लिए जिनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर पॉइंट पर है, और जिनका नहीं है वहाँ पर अनसिमेट्रिकल टाइप का यहाँ पर बनाया जाता है, जिनके लिए इनका स्ट्रेंथ जो है वो अलग अलग है। तो यहाँ तक आए तक आपको समझ में आया होगा। हमने 4 चीज़ें पढ़नी, एक सेक्शन मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रप्चर, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, और डिफरेंट सेक्शन के लिए जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है। तो यहाँ पर आपने देखा, और यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाता है जो बेंडिंग थियरी ऑफ सिंपल बेंडिंग है। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो स्ट्रेन एनर्जी है उसके बारे में, रेजिलेंस क्या होता है, अगर हम ग्रेजुअली अप्लाइड करते हैं, सडनली अप्लाइड करते हैं, या फिर जो है इम्पैक्ट लोड लगता है, तो उस कंडीशन में जो आप एनर्जी बनती है स्ट्रेन एनर्जी, जैसे आप कोई बीम होती है तो बीम पर लोड लगाते हैं तो बीम डिफॉर्म होती है, फिर अपने शेप को दोबारा रिगेन कर लेती है, इलास्टिक जो प्रॉपर्टी होती है। तो जैसे ही आप बीम पर लोड लगाएंगे उसमें एनर्जी स्टोर होगी, जैसे ही बीम पर लोड हटा देंगे तो बीम में जो एनर्जी होगी वो रिलीज़ हो जाएगी। तो उस कंडीशन में स्ट्रेन एनर्जी क्या बनती है उसके बारे में जो सभी कॉन्सेप्ट हैं उसको पढ़ेंगे अगले वीडियोज़ में। आज का वीडियो एंड करेंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आज का वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं।